चीजें ये हैं कि एक तो ये है कि ये पैगाम बड़ा ठोक बजा के हर प्लेटफॉर्म पे दिया गया है कि पानी 26 करोड़ अवाम में से 75% जो है वो जो वाबस्ता है आपकी ज़राअत से, और ज़राअत जो है पानी से चलती है। हमारी जिंदगी की जरूरियातें जिंदगी की जो 100% प्रोटेक्शन है वो ज़राअत से आती है, खाना पीना, और वो पानी से पूरी होती है। और उसके अलावा 26 करोड़ अवाम को जीने के लिए वहां पे चरिंद परिंद और दरख्त से लेकर हर जो जानदार है वो पानी से चलता है। तो अगर हमारा पानी बंद किया गया तो ये बड़ी ठोक बजा के हम कह रहे हैं कि ये आलमी तीसरी जंग होगी, और जिसमें बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाएगा। खुरम दस्तगीर कहते हैं कि जब ये बात मैंने वाशिंगटन में की तो वो सब एक दफा मेरी तरफ देख के कहने लगे, यू मीन इट, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं कि पानी सिर्फ हमारी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर मुसद्दक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि दुनिया में 75% जो पानी है वो ऊपर वाले मुल्कों से, बात बिल्कुल खोल के की जी मैसेज दिया इसी तरह लाउड। ये मैंने पूछा, मैंने प्रोग्रामों में भी पूछा है, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा ये मतलब आपने उन्हें कहा जी बिल्कुल ठोक बजा के दिए। डॉक्टर मुसद्दक मलिक का जो इंटरव्यू अगर वो आप सुने ना 37 मिनट का, तो वो मेरी जिंदगी के बड़े अच्छे इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू मैं उसको पसंद करूंगा डॉक्टर मुसद्दक को। मैंने खुद वो बड़े टीवी पे लगा के मैंने वो खुद सुना। वो जो मैं सुन रहा था तो मैं उसको उसके ऊपर वो कह रहा था कि यार मतलब डॉक्टर साहब कमाल की बात कर रहे हैं। वो एक एक लफ्ज उन्होंने कहा भाई मतलब बरा नहीं हो। तो डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब ने भी कहा कि 75% मुल्क ऐसे हैं जो ऊंचाई पर हैं और जो उनका पानी है वो 75% दुनिया के मुल्कों को नीचे जा रहा है। तो अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो फिर मिस्र पानी रोकेगा, इथोपिया का, मिस्र रोकेगा सूडान का, फिर पुर्तगाल का पानी भी रुकेगा, फिर दुनिया के हर पानी का रुकेगा। और सबसे बड़ी बात 75% पानी जो हिंदुस्तान का वो चाइना से आ रहा है, तो फिर चाइना पानी रोकेगा तो दुनिया का बनेगा क्या। और दूसरा उन्होंने ये बड़ी अहम बात जो दुनिया को बताने की कोशिश की, जिसपे दुनिया ने बिल्कुल, इस पे दुनिया बड़ी परेशान है कि, और फिर उन्होंने एक बात और वहां पे बताई जो बड़ी अहम है कि हमने ये बावर करवाने की कोशिश की कि यूनाइटेड नेशन से लेकर जो बड़े अदारे हैं, अगर उनकी गिरफ्त नहीं है तो उनके होने का फायदा क्या है। कि कोई भी मुल्क उठे और उठकर कोई भी इल्जाम लगाकर हमला कर दे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो पाकिस्तान के मौकफ को सराहा गया है। पाकिस्तान की ये खास तौर पर जो जो ट्रंप जिस चीज का क्रेडिट लेता है वो क्रेडिट पाकिस्तान को हर जगह पे दिया गया है कि आप लोगों ने एक जिम्मेदार कौम होने के नाते जवाब दिया है। और जब आप लोगों से रिक्वेस्ट की तो आप लोगों ने उसको जंग बंदी की, जो जो दुनिया की जो जंग बंदी की रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद उन्होंने एक बात और भी की, दोनों तीनों ने, श्री रहमान साहब ने भी, कि हम लोग जंग जीतने के बाद भी अमन का पैगाम लेके आ रहे हैं, हम बड़कियां नहीं मार रहे। हम फिर कह रहे हैं, आजिजी से कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम खित्ते की भलाई के लिए करना चाहते हैं। हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। आपने जंग लड़ी, हारी या जीती, उसके बाद आप बैठे हमारे पास, जो अपने मसाइल है वो हम हल करना चाहते हैं। तो एक तो ये बड़ी 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 मेरे, और जो जो आप कह रहे हैं ना खुल के, ये जो एटमी जंग वाली बात है ना, ये मैंने 2 दफा क्वेश्चन किया। प्राइवेट में तो 5 दफा मैंने किया होगा शायद, लेकिन इंटरव्यू में किया कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल खुल के बताया। खुरम दस्तगीर ने कहा जी बिल्कुल बताया। वो शौक हुए हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा जी जो सुन रहे हैं आप, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि पानी हमारी रेड लाइन है। पानी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर पानी रोकने की कोशिश की तो हम लोग ठोक बजा देंगे। फिर उन्होंने ये भी पूछा दुनिया ने कि क्या उन्होंने पानी रोका है आपका। तो ये वफ्द के लोगों ने बताया कि हमने बताया उनको कि एक आध दफा रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि इस मौसम में वो रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है पानी इकट्ठा करने के लिए। तो आगे जाके नवंबर दिसंबर में ऐसा करेंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन फिलहाल वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते, और ना उन्होंने अभी तक किया है। तो ये बड़ी मेजर चीजें थी जो हुई हैं। और उसके बाद एक चीज मैंने और से पूछी उनसे भी, ये भी कि क्या ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है दुनिया भर में, क्योंकि आप लोग दुनिया से बड़े कटे हुए हैं, लोग दुनिया के पास जाते नहीं, और जाते हैं तो सैर सपाटा करके हाजिर लगवा चले जाते हैं। तो क्या ये सिलसिला होना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि यूरोपियन यूनियन में बार बार वफद आए और अपना मौकफ और अपनी चीजें बेहतर मंडियों तक रसाई हासिल करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तो इस बात की रिपोर्ट देंगे। हम नहीं, जरूरी नहीं हम, लेकिन इस वक्त जो बेहतरीन दिमाग है वो पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं। देखिए 4 वज़राए खारजा हैं इसमें, इस वफ्त में 4 वज़राए खारजा, ठीक है जी। उसके बाद 4 इसमें साबिक एम्बेसडर हैं, 2 वफाकी वजीर हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत जिसे कहते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का दिमाग कर रहा है। तो वो कह रहे हैं जी बिल्कुल हम जाके बताएंगे, और कि जाएं, बार बार जाना चाहिए, मेंबरान असम्बली जाना चाहिए, सेनेट के रुकन जाने चाहिए, मुस्लिम मुल्कों के जाकर उसकी ज़हन साजी करनी है चाहिए। तो मैंने ये भी पूछा कि क्या आप लोग बड़े बड़े, उन्होंने कहा जी नहीं, बड़े बड़े मुल्कों के साथ साथ हमें उन मुल्कों में भी जाना है
जिन मुल्कों में हम कभी नहीं गए, जैसे कि अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, लतीन अमेरिका के बहुत सारे मुल्क हैं, उनको जाकर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। लोगों को पता है, लेकिन जब जब हम बताते हैं, जाके उनसे बात करते हैं आंखों में आंखें डालकर, तो उसका असर ज्यादा होता है। तो ये मोटी मोटी चीजें थी जो उनसे बात हुई है। दे वाज वेरी पॉजिटिव, बहुत खुश है। एक सवाल मैंने और भी किया उनसे, अरशद प्रेस साहब, कि कोई ऐसा मुल्क जिन्होंने आप लोगों को झूठा करार दिया हो, जो आपके मुंह पर, ये उन्होंने कहा जी हमें एक भी मुल्क ऐसा नहीं मिला किसी भी जगह पे जो। और ये जो एक बात और है ना, जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कही कि वो सेनेटर जो पाकिस्तान को देखते ही आग बगौला हो जाते थे, वो हमारे राह में खड़े थे और उन लोगों ने हमें जिस तपाक से मिले और हमारी बात सुनी है, हमसे सवाल किए, हमारे जवाब लिए, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। और ये बड़ी देर के बाद चेंज आया, और ये पाकिस्तान ने चेंज जो है ना पिछले साल, 1.5-2 साल में, ये पाकिस्तान की कमाई है पिछले 1.5-2 साल की। हाफिज आसम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी पॉजिटिव। मैंने एक और भी सवाल किया कि इस वक्त क्या है, हाफिज साहब ही सारा कुछ कहा, नहीं, वजीर आजम साहब जो है वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, बड़े अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और हाफिज आसम मुनीर साहब जो हैं वो अपने जो सियासी क्यादत है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से साथ में चल रहे हैं। तो मिल मिलाकर इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव, माई ट्रिप वॉज वेरी पॉजिटिव। मैं अगर क्या जावे कि पैसे पूरे हुए ने तो गलत नहीं होगा। ऐसे ट्रिप जो होते हैं वो मेरे ख्याल में अगर कभी मौका मिले तो मैं तो कोशिश भी करता हूँ, करने चाहिए, ताकि उन लोगों के पास बैठ के आपको सीखने को कुछ मिले। ये मेरे लिए तो ये बहुत। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप मुसलसल राब्ते में, ब्रसल्स के रास्ते में भी राब्ते में रहे, और ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से हमारा जो डेलीगेशन है उसकी तमाम रिपोर्ट्स जो थी ना दुनिया को मिल रही थी। ठीक है कि कोई हमें जो है ना एसएमटी को कोई डायरेक्टली नेम नहीं करना चाहता, लेकिन वो दे तो पाया इधर से ही रहे थे ना, कि वहां पे खुर्रम दस्तगीर साहब की एक्टिविटीज क्या है, डेलीगेशन की एक्टिविटीज क्या है, और जो सवालात आप कर रहे थे वो बिल्कुल वाज़ेह और खुले थे, और वो सवालात थे जो पब्लिक जानना चाहती थी। और डेफिनेटली मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस इस वक्त में सरगर्म है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज था कि एक शख्स जो है ना खुल के बात कर रहा है, बात को दोहरा रहा है, और वो आगे से दोहरा रही है कि हमारा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। तो अप्रिशिएटेड है। नहीं, दैट वाज अ वेरी, आई मीन मेरे लिए कम से कम सीखने के लिए बहुत कुछ था वहां पे। देखिए वहां पे हिना रबानी खर से बात करना, शीरी रहमान से, खुर्रम दस्तगीर से, डॉक्टर मुसद्दक मलिक से, जिलानी साहब से, तो ये एक ही जगह पे इतने ज्यादा लोगों से पॉजिटिव बड़ी मतलब जरूरी है। हारून साहब क्या हाल है, खैरियत से है? क्या नजर आ रहा है, इसराइल और ईरान किसी दूसरे मुल्क को इसमें घसीट सकते हैं? और अमेरिका का रोल क्या नजर आ रहा है इस वक्त? अमेरिका कब जंग छिड़वाएगा? क्योंकि नजर ये आ रहा है कि आज या ट्रंप जो कल, बल्कि ट्रंप कल तो कह चुका ट्वीट करके कि जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने आपस में मिलकर ये खत्म की है, यहाँ पर ईरान को और जो इसराइल है उनको भी खत्म करनी चाहिए। पाकिस्तान के बारे में मतलब कोई और मुल्क इसमें एंट्री मार सकता है सर? हारून साहब का इंटरनेट मेरे ख्याल में हैंग हो गया। अरशद प्रेस साहब प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया चोई साहब, सवाल तो बड़ा टफ है। देखें जो सूरत हाल बनी हुई है, पहला दिन ऐसा था कि जंग के बाद जो है ना इसराइल का बड़ा तसल्लुत नजर आता था, उसका बड़ा जोर नजर आता था। दूसरा दिन भी ऐसा था कि जिसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इसराइल ने पूरी कमान को यानी कि आप एलिमिनेट करने के बाद जो है ना अपना तसल्लुत कायम कर दिया। लेकिन बाद में तीसरे दिन नजर आया कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना जो उनका सिस्टम था, टोटल रडार सिस्टम था, इंटेलिजेंस सिस्टम था, और इंटरनल जो उनको जो मोसाद की कार्रवाइयां थी, जो कि रा की फुल सपोर्ट के साथ ईरान के अंदर हुई, यानी कि ईरान की भी आंखें खुली कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया, जिनको हमने हमेशा सर पे चढ़ा के रखा वो ही हमारे पर पड़ गए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा रिट्रीव किया, और इस वक्त में तल अवीव और दीगर जगहों से बेहतरीन आप कह लें कि हिकमत अमली है कि अगर 100 मिसाइल फायर होता है उसमें से 10% भी कामयाबी होती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो ये चीज क्या इसराइल अफोर्ड कर सकता है? क्या ये जो नुकसान, उस नुकसान से 10 बड़ा जो है नुकसान ईरान के ऊपर हो रहा है, क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है? तो ईरान अफोर्ड कर सकता है सर। हमने भूखे काटी हुई है, हमने ईरान और इराक की 8 साल जंग लड़ी हुई है। हम पाकिस्तान की नजर से अगर हम देखते हैं ईरान को, तो एक बहुत बड़ा डैमेज जो है ना ईरान के अंदर नजर आता है। लेकिन क्या इस तरह का डैमेज आज तक जो इसराइल देख रहा है, क्या उसका 5% भी देखा था इसराइल ने? नहीं देखा था सर। उन्होंने हमेशा स्क्रीनों पे बैठ के देखा है कि गजा के अंदर
जिस तरीके से बच्चों को भूख से मरता हुआ देख के और इसराइल की लड़कियां जश्न मनाती थी, डांस करती थी और ये कहती थी कि ये दे आर एनिमल्स, इनको एलिमिनेट कर दो। ये जज्बा किसने दिया हुआ है, ये शौक किसने दिया हुआ है? उन लोगों को आज इस वक्त में जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी तारीख रकम हुई है। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ईरान के उस माजी के साथ अगर हम देखें तो माजी ईरान का कोई इतना कोई ताबनाक नहीं है। अगर फलस्तीनियों के ऊपर जिस वक्त में जो जिनके ऊपर जो कहर टूटा है, लेकिन अगर उनका माजी देखें तो क्या उन्होंने अफगानिस्तान में और कश्मीर के अंदर जो ज्यादतियां इंडिया की जानिब से हो रही थी, कभी उसके ऊपर आवाज उठाई? नहीं उठाई। लेकिन आज अगर ईरान की पार्लियामेंट पाकिस्तान तशक्कुर के नारे से गूंज उठी है तो ये भी बड़ी बात है। हम तो एक मौकफ के साथ खड़े हुए हैं, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तो ये सब आप भी बताएं, आपके पास क्या इतलात है कि ये जो इस वक्त में पाकिस्तान का इतना बड़ा स्टैंड लेना, और हमें पता है कि इसराइल के पीछे कौन कौन है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं देखिए, मुझे एक बात आपको माननी पड़ेगी, इसराइल के पीछे तो बड़े होंगे डेफिनेट, जो बड़े बड़े सारे इसराइल के पीछे, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोपियन यूनियन, क्या अमेरिका, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो खुलकर किसी जगह पे हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये आपको बात माननी पड़ेगी। इस वक्त किसी भी तरफ से उड़कर ईरान पर जो है वो हमला नहीं किया जा रहा। अभी तक की इतला के मुताबिक अमेरिका ये कह रहा है कि अगर हमारे जो हमारे मफादात या हमें कुछ ना कहा गया तो हम भी जो है वो उस वक्त तक नहीं कुछ करेंगे। मतलब कि अगर उनको आने वाले वक्त में, अब जो डिपेंड ये करता है कि आने वाले वक्त में ऐसा अगर क्या किया जाता है या ऐसा होता है, तो फिर जाके अमेरिका कह रहा है कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आ रहे या इस खित्ते में जो हमारी आप बेस कह सकते हैं या जो भी उनका है, अगर आप वहां पर नहीं आएंगे तो उस वक्त तक इसमें हम लोग नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में अब तक की जो सबसे बड़ी, देखें अगर यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा कंट्रीज में कूद पड़ता है ना, तो फिर मेरे ख्याल में, हालांकि ईरान की तरफ से यमन जो है मेरे ख्याल में वो ईरान के साथ ईरान के लिए खड़ा हुआ है और वो प्रैक्टिकली इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। वहां से यमन से जो है वो कोई मिसाइल वगैरह जो है ना वो उधर फेंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर है अंदर खाते तो रशिया साहब, रशिया के साथ रशिया जो ईरान है उसको भी जाहिर है कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिल रही है। बगैर सपोर्ट के तो वो डेफिनेट ये जो मिसाइल उसके पास आज हैं, और मेरे ख्याल में मिसाइल ही मिसाइल हैं। एयरफोर्स वगैरह जो है ना वो देखें, एयरफोर्स और आपकी दूसरी फौजें हैं, वो तो वहां तक पहुंचना बड़ा काम है ना। रास्ते में 1600 किलोमीटर का फासला बनता है। 1600 किलोमीटर बहुत बड़ा एक लंबा फासला होता है। तो जो ईरान को शायद पहले दिन से मालूम था, इसलिए अब जो इसराइली सलामती का, कौमी सलामती का वजीर है, उसने कहा है कि 2000 प्लस अभी तक ईरान के पास मिसाइल है। पर मेरा ख्याल है ये 2000 नहीं, ये कम से कम 20,000 होंगे, क्योंकि ईरान ने और बनाया क्या इतनी देर, उन्होंने मिसाइल ही बनाए हैं। उनको पता है कि उनकी सलामती इन मिसाइलों पर टिकी हुई है। तो अंदर खाते में बथेरे मुल्क साथ होंगे इसराइल के, लेकिन खुल के जो इसराइल चाहता है अभी तक उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में खड़ा इसलिए नहीं हुआ कि अगर दो कंट्री उधर से खड़े हो जाएंगे, दो इधर से हो जाएंगे, तो जो थर्ड वार है, दुनिया की तीसरी आलमी जंग जो है वो तो खुदा ना करे शुरू हो जाएगी। और मेरा ख्याल उसकी नौबत नहीं पड़ेगी। ये 15-20 दिन चलेगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता। मैं एक मिसाल दे रहा था अपना अर्शद साहब, ਜਿਹੜਾ अपना चौधरी ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਚੁੰਝਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ छुड़वा देनी है। मतलब अब तक की तो तारीख यही है। वो दरमियान में इतलात तो कुछ और भी हैं। देखिए ना, ईरान जो है वो मैदान जंग बन गया हुआ है। इतलात तो ये भी है कि रशिया जो है ना वो डील मांग रहा है यूक्रेन की, और वो ये कहता है कि पूरा यूक्रेन जो है ना मैं कैप्चर करूंगा, लेकिन आप बीच में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये चीज यूरोप को कबूल नहीं है, और अमेरिकन इंटरेस्ट और यूरोप इंटरेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब ये भी तो नहीं ना हम कह सकते कि ये सारी चीजें आंखों से खुली देखकर ईरान को जो सपोर्ट हासिल है इस वक्त में, वो क्या यूरोप की जानिब से अंदर खाने, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, या रशिया कर रहा है या चाइना कर रहा है। लेकिन एक बात तो मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता सकता हूँ कि इखलाकी सपोर्ट तो पाकिस्तान ने खुल कर दी है। लेकिन सर मैं आज आप देखें ना, ईरान की पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है शायद जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है जब से पाकिस्तान बढ़ा है,
तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं ईरान की पार्लियामेंट में। दुनिया में 210 मुल्क हैं और ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में सपोर्ट किया है। तो अब कश्मीर का मामला हो, किसी भी मामले में हो, ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान देखें, सबसे पहला दौरा भी ईरान का किया था जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे पर निकले थे 4-5 रोजा दौरे पर। तो सबसे पहले दौरा भी ईरान का ही किया था ना जी। और वहां पे भी उनका शुक्रिया अदा, और वहां पे कहा था कि हम लोग जो अमन सलामती वाला जो इसकी ईरान की एटमी सलाहियत है, उसके अमन वाली जो है, लड़ाई झगड़े वाली नहीं, उसका हम सपोर्ट करते हैं। और ये मेरे ख्याल में ईरान के लिए बहुत है। आज भी सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी जो है वही मंदूब सामने आया और उसने खुलकर कहा है कि ये ज्यादती हो रही है और हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान को इस बात का अंदाजा भी हो गया है और ईरान को अपनी सफों में छुपे, आपको पता है जो 2 फांसी लगाई है जसूसों में से, एक जसूस इंडियन भी है। इंडियन जसूस जो है बिल्कुल इस तरह, जिस तरह अफगानिस्तान भरा हुआ था, इसी तरह ईरान भरा हुआ था। मैं आपको एक बात बताऊं, जो ईरान की चाह बहार जो वहां पर जो इंडियन वहां पे उनका जो काम चल रहा है, इनका जितना सामान हो रहा है बगैर चेक किए हुए आ रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान के अंदर जो बहुत सारे मिसाइल हमले हो रहे हैं, खुदा ना करे कि वहां पे अंदर भी उन लोगों ने अपने सामान फिट किए हुए हैं, क्योंकि वहां पे उनके देखे ना, इतनी परफेक्ट लोकेशन देना कि कौन सा जनरल या साइंसदान कौन से फ्लैट में सोया हुआ है और उसी फ्लैट को हिट करना और उसी को तबाह करना और मार देना, ये छोटी बात तो नहीं है ना। तो जसूसों की जो भरमार है ना सरकार, वो अब मेरे ख्याल में ईरान को समझ जो है काफी हद तक लग चुकी है। अच्छा साहब, अभी मैं बात यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा, जो आपने बात बताई ना कि कौन कौन से फ्लैट्स, तो ईरान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सादा था कि अगर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है तो वो उस फ्लैट में रहता है तो वो उसकी रिहाइश गया। मुसलसल वो रिहाइश चेंज करते थे, आज इधर है तो कल वहीं कहीं और सो रहा है, परसों कहीं और सो रहा है, उनके काफी सारे। लेकिन एग्जैक्टली इन्फॉर्म करना कि वो इस वक्त कहाँ पे, इसका मतलब ये कि इंटेलिजेंस जो है, जो ईरान की अपनी है, उसके अंदर जो है ना, वो रा और मोसाद का जो है ना कॉम्बिनेशन वो था। वो ऐसा नहीं है कि मतलब एक छोटा सा होल करता है और एक 2-3 रूम के एक फ्लैट को वो डिस्ट्रॉय करता है और बाकी सब कुछ। तो ये एग्जैक्टली जो पिन पॉइंट जो इंफॉर्मेशन है ये किस तरह से थी, तो यहाँ पे रा की हमें इन्वॉल्वमेंट जो है ना, उसके फुटेजेस महसूस होते हैं, नजर आते हैं। तो वो ईरान का काम है कि वो बाद जो भी करना चाहे। तो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है अहमदी नसाद एक साबिक सदर गुजरे हैं ईरान के, उन्होंने एक दफा एक किताब में लिखा था या कहीं कहा था, मुझे याद है, मुझे याद नहीं आ रहा किस जगह मैंने पढ़ा था या सुना था, कि हमने जसूसों को पकड़ने के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स बनाई थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो जसूस पकड़ना था, कि जो हमारी सफों में जसूस हैं, जसूसी करके इसराइल को हमारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए पूरी कंट्री में एक टास्क फोर्स बनाई थी। जाहिर है जिसकी तादाद हजारों की लोग उसमें काम कर रहे होंगे। और कुछ साल बाद हमें पता लगा कि जो उस फोर्स का सरबराह था वो भी इसराइल वालों का एजेंट था या इसराइल वालों का जासूस था। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, ये दादा इससे करेंगे, आप ये देखें कि ये वहां तक भी पहुंचे। बट एनी हाउ, मुझे जरा ये बताएं अरशद साहब, अभी आपने वीडियो देखी होगी जो एक